दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मोदी सत्ता ने यह सपने में भी नहीं सोचा होगा कि किसान आंदोलन धीरे धीरे न सिर्फ व्यापक होता चला जाएगा बल्कि उनकी अपनी नब्ज को ही दबाने की स्थिति में आ जाएगा। और शायद आजाद भारत के भीतर में, इस देश के भीतर कोई ऐसा आंदोलन आपको देखने को नहीं मिलेगा जब देश के प्रधानमंत्री को कॉरपोरेट की उंगलियों पर नाचने वाली परिस्थिति में लाकर अपने आरोपों के साथ न सिर्फ किसान आंदोलन ने खड़ा कर दिया बल्कि खुले तौर पर इस बात का जिक्र किया कि इस देश की किसानी को भी कॉरपोरेट के हाथों में बेचा जा रहा है। और इतना ही नहीं, आंदोलन की तीव्रता इससे भी समझी जा सकती है कि पहली बार मोदी सत्ता जो खुले तौर पर अपने कॉरपोरेट मित्रों के हक में हमेशा खड़ी रही, चाहे इस देश की जीडीपी बार बार धरातल में जाती जा रही हो, पटरी से अर्थव्यवस्था उतरती जा रही हो, लेकिन कॉरपोरेट मित्रों का नेटवर्थ हो, प्रॉफिट हो, उनकी अपनी कंपनियों का विस्तार हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर वो लगातार बढ़ता चला जा रहा हो। यानी यह कैसे संभव है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था उस देश के लोगों को बेरोजगार कर रही हो, इंडस्ट्रियों को ठप कर रही हो, लेकिन दो नाम, अंबानी और अडानी, चूंकि इन दो नामों का जिक्र आज किसान आंदोलन ने खुले तौर पर यह कहकर किया है कि इनका बायकॉट किया जाएगा। और खास तौर से जियो शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि जियो को लेकर जब इसको याद कीजिए 2016 5 सितंबर देश के अखबारों में पहले पन्ने पर बहुत बड़ा एड छपा था कि अब रिलायंस जियो लेकर आ रहा है। और जियो में जिस ब्रांड एम्बेसडर की तस्वीर छपी थी वो तस्वीर देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर थी। बड़ी आपत्ति उस वक्त हुई थी, लेकिन यह सब खुला खेल था। खुला खेल इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री बनने और पद को संभालने के लिए जिस जेट विमान और प्राइवेट जेट से आए थे वह अडानी का था। वह इस देश की एयर इंडिया नहीं थी, वह अडानी के जहाज से गुजरात से दिल्ली पहुंचे थे। और उसके बाद याद कीजिए, जो पहले प्राइवेट फंक्शन में गए थे, 2014 का ही वो महीना था, 2014 के भीतर में 30 अक्टूबर की तारीख थी जब मुंबई के भीतर में रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल की नींव पड़ी थी और वहां पर उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे। और वो तस्वीर तो टाइम मैगजीन ने भी छापी थी जब मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी ने देश के प्रधानमंत्री के कंधे पर हाथ रखा हुआ था। यह एक संकेत था 2014 से लेकर 2020 तक। और यह वाकई इसका एहसास सरकार को नहीं रहा होगा कि किसान आंदोलन का विस्तार इस रूप में होगा जहां पर वह खुले तौर पर कहेगी कि अब रिलायंस और जियो के प्रोडक्ट का बायकॉट करना है, जहां पर अडानी का सामान बिकता है वहां पर विरोध प्रदर्शन करना है। बीजेपी के हेडक्वार्टर में भी विरोध प्रदर्शन होना है और कैबिनेट मिनिस्टर्स का भी विरोध प्रदर्शन और बायकॉट किया जाना है। दिल्ली जयपुर का रास्ता भी बंद किया जाएगा। ये सारी परिस्थितियां बतलाती हैं कि पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री को कॉरपोरेट के कटघरे में खड़ा कर यह बताने और जताने की कोशिश की जा रही है कि यह देश कॉरपोरेट से नहीं चलता है, देश नागरिकों से चलता है। और जिस देश के भीतर में 60% आबादी कृषि पर निर्भर हो, कृषि की इकोनॉमी पर निर्भर हो, उसका जीडीपी में योगदान चाहे 14% हो, लेकिन इस देश की 60% आबादी को आप कॉरपोरेट के हाथों में गिरवी कैसे रख सकते हैं? इसीलिए जो 3 बिल आए, 3 कानून बना गए, उसको लेकर आज जब प्रस्ताव दिया गया तो वो प्रस्ताव पढ़ने के बाद आपकी आंखें भी चकाचौंध हो जाएंगी कि सरकार को क्या एहसास है, सरकार इन बातों को समझ क्यों नहीं पा रही है कि जिन 3 कानूनों का उसने जिक्र किया और आज जब प्रस्ताव के साथ रखा तो उस प्रस्ताव के भीतर के संकेत 3 हैं। पहला, हमसे गलती हो गई। दूसरा, पहली गलती यह हो गई कि हमने आपसे कोई बातचीत नहीं की और चीजों को ले आए। दूसरा, संसद के भीतर में हमने जो वोटिंग करने की स्थिति में नहीं आए और विपक्षी राजनीतिक दलों को बोलने तक का मौका नहीं दिया गया और वहां पे चीजें पास करा दी गई। खासतौर से राज्यसभा की स्थिति बता रहे हैं। और तीसरी स्थिति है, ये तमाम गलतियां हैं लेकिन बावजूद इसके कानून वापस नहीं लेंगे, उस पर कुछ पैबंद लगा देंगे। और पैबंद की फेरिस्त जो है वह इतनी हास्यास्पद है कि हम एमएसपी लिख कर दे देंगे। कल्पना कर सकते हैं
जिस देश के भीतर में सिर्फ 6% किसान और किसानों की संख्या जब हमने सरकारी आंकड़ों के जरिए जोड़ी तो पता चला सिर्फ 50 लाख किसानों को ही एमएसपी का लाभ मिल पाता है। उस आंकड़े पर आए उससे पहले मंडी को मजबूत करेंगे, लेकिन पैरेलल में प्राइवेट मंडी को भी खड़ा करेंगे। प्राइवेट परिस्थिति में इस देश के पीएसयू को सेल किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, खुले तौर पर उनको नीलामी हो रही है, कौड़ियों के मोल नीलामी हो रही है। तो मंडियों की स्थिति कैसे बचेगी और कैसे मजबूत करेंगे? एपीएमसी का संशोधन करने की जो बात है उसमें वो संशोधन आप कैसे करेंगे? वहां पर जिक्र हो रहा है कि अब हम टैक्स जोड़ेंगे, सेस जोड़ेंगे, लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेट पूंजी जब इस बाजार के भीतर में घुसेगी तो उसी की चलेगी। और सरकार कह रही है जी नहीं, सरकार अपने तौर पर एमएसपी की कीमत पे ही खरीदेगी। और सरकार अगर इसके पैरेलल में कल राशन के दुकानों तक भी अनाज पहुंचाने की जिम्मेदारी कॉरपोरेट को दे देगी तो सरकार क्या खरीदेगी? कहने भर की बात है, ये कोई भी समझ सकता है। जिन बातों का जिक्र है उसमें बहुत साफ है, हम किसान ट्रिब्यूनल बना देंगे। इस देश के भीतर में रेप को लेकर जो ट्रिब्यूनल 2013 में जिसका जिक्र किया गया था, उस ट्रिब्यूनल की स्थिति इस देश में फास्ट ट्रैक अदालतों के तहत भी जब ऐसे संवेदनशील मामले निपटाए नहीं जा सके हैं तो फिर किसानों के मामलों के लिए ट्रिब्यूनल बनके क्या होगा? और अगर वो सिविल कोर्ट में भी चले जाएंगे तो सिविल कोर्ट में जहां 1,90,00,000 से ज्यादा मामले लंबित पड़े हुए हैं उसकी फेरिस्त और बढ़ जाएगी। एसडीएम की स्थिति इस देश में क्या है वह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को में संशोधन कर देंगे। कैसे संशोधन कर देंगे आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब पूंजी से जुड़ा होता है। दरअसल ये पूरी फेरिस्त जो है, हमें लगता है एक बार इसको जरा देख लीजिए और देखने के बाद स्थितियों को समझने की कोशिश कीजिए कि दरअसल यह प्रस्ताव लुटियंस की दिल्ली से निकलता है तो इसका मतलब है यहां बैठे मंत्रियों को, नौकरशाहों को इस देश की किसानी की जानकारी नहीं है। उन्होंने उस जमीन को नहीं देखा है कितने मुश्किल हालात में किसान खेती करता है। वह यह भी नहीं जानते हैं कि खेती में कितनी लागत होती है और एमएसपी का मूल्य क्या दे पाता है, दे भी पाता है कि नहीं दे पाता है। इन बातों का जिक्र इसलिए जरूरी है कि इन प्रस्तावों की फहरिस्त को देखिए, एक एक करके जरा देखते चले जाइए। 20 पेज का यह प्रस्ताव यह बताने के लिए काफी है कि लुटियंस की दिल्ली को किसानी के बारे में कोई समझ नहीं है। चाहे वो भूमिका में जिक्र किया गया हो, उसकी पृष्ठभूमि बताई गई हो, उसका उद्देश्य बताया गया हो, या फिर उसके बाद जो प्रस्ताव एक एक करके लाया गया है वह भी बेहद रोचक है। क्योंकि जिन बातों का प्रस्ताव में जिक्र किया गया है उसको अगर सिलसिलेवार तरीके से देखिएगा तो निजी मंडियों का जिक्र है, वहां पर एपीएमसी मंडी में लागू सेस और टैक्स निर्धारित कर देंगे। उसके बाद यह जिक्र करते हैं कि पैन के साथ हम रजिस्ट्रेशन भी कराएंगे। इसके बाद यह जिक्र करते हैं कि सिविल कोर्ट में भी आप जा सकते हैं। इसके बाद यह जिक्र करते हैं कि जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक लिखित तौर पर एसडीएम ही 30 दिनों में मामले को सल्टा देगा। इसके बाद अपने प्रस्ताव में यह जिक्र करते हैं कि किसान की जमीन का उपयोग खरीदार तो कर सकता है लेकिन जमीन को बेच नहीं सकता है, उसको बंधक नहीं रख सकता है, कर्ज भी नहीं उठाएगा, यानी जमीनी कुर्की भी किसान की नहीं होगी। यह आश्वासन भी है और लिखित आश्वासन एमएसपी को देने के लिए भी तैयार हैं कि उस पर भी हम दे देंगे। और जो हाल में 2 बिल लेकर आए, ये बिजली बिल था और उसके साथ ही जो पराली को लेकर बात थी, इन दोनों को लेकर कहा गया कोई जुर्माना, कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं होगी। यानी जो भी कहा जा रहा था, जिस रूप में कहा जा रहा था, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है यह कानून बनाते वक्त नहीं सोचा गया। अब जब प्रस्ताव लेकर आए हैं तो उसमें जिन प्रस्तावों में संशोधन का जिक्र है वह किसी ऐसे पैबंद की तरह है जिस पैबंद का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। क्योंकि किसानों के सामने सबसे बड़ा संकट यही है कि जो लागत लगती है उसका मूल्य कैसे मिलेगा, इसका कोई जिक्र नहीं है। एमएसपी की खरीद सिर्फ 6% होती है, यह हर कोई जानता है, यानी बाकी किसानों को लाभ नहीं मिलेगा। और जो कहा गया कि किसानों पर जो एफआईआर दर्ज है उसको भी हटा लेंगे, जमीन नहीं बेच पाएगी, किसान के पास अपनी जमीन बरकरार रहेगी, लेकिन इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि 2 जून की रोटी किसान को मुहैया करा पाने की स्थिति में सरकार कैसे आएगी। इस देश के किसान जो कर्ज में डूबे हुए हैं उसकी वजह क्या है, और जो खुदकुशी कर लेते हैं उनकी तादाद बीते 5 बरस में अगर बढ़ गई है तो उसकी वजह क्या है। यानी कोई चीज इस रूप में जा नहीं पा रही है। इसलिए यह 20 पेज के प्रस्ताव को किसानों ने देखते ही यह कहकर ठुकरा दिया कि इसमें तो हमारी संवेदनाओं का भी जिक्र नहीं है। तो आपने ये